हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अनीता देसाई का वर्क क्राई द पीकॉक को। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द नॉवेल। द नॉवेल क्राई द पीकॉक इज रिटन बाय फेमस इंडियन वीमेन ऑथर अनीता देसाई एंड इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड ऑन 1963। तो क्राई द पीकॉक इज रिटन बाय अनीता देसाई और ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1963 में। Cry the Peacock is the first novel of Anita Desai and it was awarded with Sahitya Academy Award in 1963. Cry the Peacock अनीता देसाई की फर्स्ट नॉवेल थी और इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला 1963 में, यानी इसके पब्लिकेशन के ईयर में ही इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। नाउ वी विल डिस्कस द समरी ऑफ क्राई द पीकॉक। Anita Desai's Cry the Peacock revolves around a girl named Maya, a daughter of Rai Sahib, who is well-known advocate in Lucknow, located in उत्तर प्रदेश। अनीता देसाई की क्राई द पिकॉक एक गर्ल माया नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो कि राय साहब की बेटी है। और राय साहब कौन है? एक जाने माने प्रतिष्ठित लखनऊ के एडवोकेट हैं। Maya belongs to super rich family. She has one brother named Arjun who is living in America to complete his graduation. Maya एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसका एक भाई है अर्जुन जो कि अमेरिका में है। वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे है। Maya is a loving daughter of Rai Sahib. He spends all his quality time with his caring daughter. Maya राय साहब की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है और वो यानी राय साहब पूरा अपना सारा अच्छा समय उसके साथ ही स्पेंड करते हैं, उसके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, उससे बहुत बात करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। He always tries to fulfill her daughter wishes no matter what it is and always take care of his daughter. वो अपनी डॉटर की यानी अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या मांग रही है, क्या वो चाह रही है, वो सब कुछ उसको ला के देते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं। The mother of Maya died a long time ago. Since then, her father is everything for her as he has taken care of her like mother. माया की मदर की डेथ बहुत सालों पहले हो चुकी थी और तब से उसके फादर ही उसके लिए सब कुछ थे क्योंकि उन्होंने उसका ध्यान बिल्कुल उसकी माँ की तरीके से रखा था। द स्टोरी नाउ फीचर्स न्यू कैरेक्टर नेम्ड गौतम, अ गुड एंड वेरी लॉयल फ्रेंड ऑफ मायाज फादर हु समटाइम्स बिहेव लाइक एन एरोगेंट पर्सन। तो अब स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है गौतम। एक बहुत ही अच्छा और लॉयल फ्रेंड है माया के फादर का, लेकिन वो कभी कभी बहुत ही एरोगेंट तरीके से, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है, एक अजीब इंसान की तरीके से बिहेव करता है। द थिंकिंग ऑफ माया एंड गौतम इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज ऑफ ए ह्यूज डिफरेंस इन देयर एज, बट स्टिल मायाज फादर मैरिड हर टू गौतम। हालांकि उनकी विचार बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे, माया और गौतम के विचार बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे क्योंकि उनकी एज में एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन इसके बावजूद माया के फादर उसकी शादी कर देते हैं गौतम के साथ। गौतम इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन वेयर एज माया इज़ अ मटेरियलिस्टिक वीमेन एंड ही फेल टू सेटिस्फाई हर इन बेड एज ही इज़ वेरी ओल्डर फॉर माया। गौतम एक स्पिरिचुअल पर्सन है लेकिन माया मटेरियलिस्टिक है, यानी उसे थोड़ा सा दिखावा करना, शो ऑफ करना, यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। मतलब कुछ लोग होते हैं जो दिल से किसी को प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, लेकिन माया ऐसी वो है कि उसको शो ऑफ करना है, कि उसे शो करो कि तुम उसे प्यार करते हो या तुम उसका ध्यान रखते हो, क्योंकि वो बिल्कुल ही नाजों से पली हुई लड़की है। उसके फादर ने उसका हमेशा ध्यान रखा है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा है, हर एक चीज़ शेयर की है उन्होंने, तो वो उसी तरीके से उसकी वो हैबिचुअल है उन सब चीज़ों की। तो गौतम एक स्पिरिचुअल पर्सन है और माया एक मटेरियलिस्टिक वीमेन है और गौतम उसको फिजिकली भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है क्योंकि वो माया से बहुत ही ज़्यादा एजेड है, बहुत ही बड़ा है उससे। बिफोर मैरिज माया यूज टू बी वेरी हैप्पी एंड पैशनेट वीमेन, बट आफ्टर मैरिज हर लाइफ इज लाइक हेल बिकॉज गौतम नाइदर टेक केयर ऑफ हर एंड नॉर गिव हर प्रॉपर अटेंशन। शादी से पहले माया बहुत ही एक हंसमुख, एक दिल खुश लड़की थी, बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी ज़िंदगी एक हेल की तरीके से हो गई है क्योंकि ना तो गौतम उसको ध्यान देता है, उसका ख्याल रखता है और ना ही प्रॉपर अटेंशन देता है,
जिसकी माया हैबिचुअल है सिंस हर चाइल्डहुड। The story now introduces new characters, a mother and sister of Gotham, who visits their home once in a week or sometimes once in a month, and whenever they visit Maya's home, she gets some relief from her loneliness and sadness. तो अब स्टोरी में दो न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, एक तो गौतम की मदर और दूसरा उसकी बहन। जब भी माया के घर वो लोग आते हैं, यानी एक हफ्ते में एक बार या कभी कभार महीने में एक बार, तो माया को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था, थोड़ा आराम मिल जाता था उसके लोनलीनेस से और उसके सैडनेस से, क्योंकि वो उनके साथ बिजी हो जाती थी, बातें करती थी या कुछ भी करती थी, वो लोग आपस में साथ में टाइम स्पेंड करते थे, तो वो अकेलापन नहीं फील करती थी। वो जब अकेलापन नहीं फील करेगी तो वो इर्द गिर्द चीज़ों को सोचेगी नहीं, तो वो सैड भी नहीं होती थी। लेकिन जब वो लोग चले जाते थे तो माया अगेन उसी कंडीशन में आ जाती थी, फिर से अकेली और मतलब बहुत ही लोनली, सैड, इस तरीके से। The problem occurs when the pet dog of Maya named Toto died, which makes her completely gloomy. But for Gotham, it's not a big deal because he believes it's just a dog, which she can easily replace with another pet dog. स्टोरी में प्रॉब्लम तब आती है जब माया का पेट डॉग, जिसका नाम टोटो था, उसकी डेथ हो जाती है। वो उसके बाद पूरी तरीके से बहुत ही मतलब ग्लूमी सी रहने लगी, बिल्कुल शांत। उसे मतलब लगा कि बहुत उसकी लाइफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर चला गया है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम उसी के साथ स्पेंड करती थी, उसके साथ उसे बहुत अटैचमेंट था, उसके साथ मेमोरीज थी। लेकिन गौतम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए ये था कि वो एक कुत्ता ही तो था, वो दूसरे पेट डॉग से उसको रिप्लेस कर सकती है। लेकिन माया के लिए वही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग थी, और अब प्रॉब्लम्स जो हुई वो हम लोग अब देखते हैं। एज द स्टोरी मूव फॉरवर्ड वी लर्न दैट माया गोज इनटू डिप्रेशन एज शी वांट्स समवन हु कैन टेक केयर ऑफ हर एंड गिव हर फुल अटेंशन। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम लोग देखते हैं कि माया धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है, क्योंकि उसे कोई ना कोई चाहिए था जो उसका ध्यान रखे, उसे पूरी तरीके से अटेंशन दे, उसको कोई सुने, उसकी बातें सुने, कोई उससे कुछ कहे। लेकिन अब तो ऐसा कोई था ही नहीं। एक टोटो था जिसके साथ वो कुछ भी मतलब शेयर कर सकती थी, क्योंकि डॉग पेट्स जो है हमेशा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं और वो बहुत समझदार टाइप्स होते हैं, तो उसके साथ उसका बॉन्ड था। अब वो भी नहीं है, तो वो पूरी तरीके से बिल्कुल अकेली हो गई थी। लाइक एवरी गर्ल, माया हैड ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर हस्बैंड, बट ऑल हर ड्रीम्स डाइड विद गौतम, who does not care for her and neither give her pleasure in bed, which is the basic need of every married woman. हर लड़की की तरह माया के भी कुछ ड्रीम्स थे, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उसके हस्बैंड से, लेकिन सारे उसके ख्वाब ख़त्म हो गए, मर गए जैसे ही उसकी शादी गौतम के साथ हुई, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखता था और ना ही उसे कोई भी खुशी देता था, मतलब फिजिकली कोई ना ही हैप्पीनेस देता था, ना उसका ध्यान रखता था, ना ही उससे बात करता था। बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक नीड्स फॉर एवरी मैरिड वीमेन, कि कोई उसका पार्टनर उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, उससे बात करे, उसे फिजिकली सेटिस्फाई करे। एज द सीजन ऑफ मानसून कम्स एवरी सिंगल पीकॉक क्राई एंड डांस इन रेन टू अट्रैक्ट मेल पीकॉक। Whenever Maya saw any peacock dancing, she saw herself in a situation of peacock who is craving for her partner. और जैसे ही मानसून यानी बरसात का सीज़न आता है तो हर एक सिंगल पीकॉक क्राई करता है, रोता है और डांस करता है बारिश में, ताकि वो मेल पीकॉक्स को अट्रैक्ट कर पाए। और जब माया उन पीकॉक्स को देखती थी या किसी भी पीकॉक को देखती थी डांस करते हुए, तो वो अपने आप को उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाती थी, वो बिल्कुल उससे कनेक्ट कर पाती थी, क्योंकि वो भी अपने पार्टनर की तरह, वो भी उसी पीकॉक की तरह अपने पार्टनर के लिए क्रेव करती थी, उसे भी वही फिजिकल नीड्स चाहिए थी जो कि पीकॉक को चाहिए थी। The author believes only women can understand the pain of other women, but Maya's mother died a long time ago. So she has no one to share her painful stories which she can't share with her father. नॉवल के ऑथर का मानना है कि एक विमेन ही दूसरी विमेन की परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हैं और समझ सकती हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम लोग मेल्स या ब्रदर्स या फादर्स से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग को सबसे ज़्यादा कोई अगर दिखता है तो वो हमारी मदर है,
या कोई बड़ी बहन है तो वो भी हो सकती है। लेकिन माया के पास ऐसा कोई भी नहीं था। उसकी मदर की डेथ बहुत ही पहले हो चुकी थी और ये सारी प्रॉब्लम्स वो अपने फादर के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। तो उसके पास तो कोई था ही नहीं जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करे या उन प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन निकाल सके। She wants someone who can take care of her, someone with whom she can share all her pain and other stories. तो वो कोई ऐसा व्यक्ति चाहती थी अपनी लाइफ में जो कि उसका ध्यान रखे, कोई ऐसा जो कि जिसके साथ वो सारी अपने पेन्स, अपने दर्द, अपनी दुख, अपनी पीड़ा शेयर कर सके और अपनी लाइफ की अदर स्टोरीज, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई हमें हमारे पास हो, हम लोग छोटी मोटी चीज़ें हो, तो लड़कियों की आदत होती है कि उनको शेयर करना है किसी के साथ, कोई भी हो। पर उसके पास कोई भी नहीं था, वो completely alone थी। The story now jumps to a past life of Maya, who before marriage goes to an astrologer who predicted that after 4 years of her marriage, one member from her family will die, because of which Maya is very unhappy as she believes that she will die after 4 years of marriage. तो अब स्टोरी एक पास्ट का इंसिडेंट हम लोग को दिखाती है जिसमें माया एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और उसने ये भविष्यवाणी की थी कि उसकी शादी के 4 साल के बाद उसकी फैमिली से कोई ना कोई गुजर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, एक जॉइंट फैमिली में होती या उसके हस्बैंड के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करती होती या उसके साथ उनका ऐसा कनेक्शन होता तो हो सकता है वो इन सब चीज़ों को ध्यान ना देती। लेकिन जब वो बहुत ही अकेलापन महसूस करती है तो दिमाग हर तरफ जाता है, तो उसका वो इंसिडेंट बार बार उसके दिमाग में चलता रहता था कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि कोई ना कोई मर जाएगा, कोई ना कोई मर जाएगा। यही सब उसके मतलब समझ सकते गूंज रहा था उसके दिमाग में। तो जब 4 साल होने वाले थे उसकी शादी को तो उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। तो उसे लगता था कि मैं ही मर जाऊंगी, क्योंकि 4 साल शादी के होने वाले हैं, तो उसे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। The story now jumps to present where Maya goes on the roof of their home with her husband and they talk for a while, but suddenly she pushes Gautam from roof due to which he died on the spot. तो अब स्टोरी आती है प्रेजेंट में वापस और माया अपने हस्बैंड के साथ यानी अपने हस्बैंड गौतम के साथ छत पे जाती है और वहाँ पे वो थोड़ी देर बात करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और अचानक से माया उसको धक्का दे देती है गौतम को और गौतम छत से गिरने की वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। शी फ्रीड हर सेल्फ फ्रॉम एरोगेंट हस्बैंड हु वॉज नॉट फिट फॉर हर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ देयर मैरिज। अब उसने खुद को आज़ाद कर लिया है उस अजीब से हस्बैंड के चंगुल से, क्योंकि उसने कभी उसे सेटिस्फाई किया ही नहीं, उसे कभी प्यार किया ही नहीं और वो उसके साथ सही था ही नहीं, उसके लिए वो परफेक्ट पार्टनर था ही नहीं उनकी शादी की स्टार्टिंग से। Afterwards, the mother and sister of late Gautam comes and they send Maya to her father's home. और उसके बाद उसके गौतम की मम्मी और बहनें आती हैं और माया को उनके फादर के घर भेज देती हैं। The story of novel ends with Maya, whose father sent her to mental hospital for her mental health care. और नॉवल की एंडिंग होती है माया के फादर के घर में, जहाँ पे उसके फादर माया को भेज देते हैं मेंटल हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे उसके दिमाग की इलाज होगा और सब कुछ होगा और यहीं पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। द फर्स्ट वन इज़ द प्रोफेसी। माया उस भविष्यवाणी से बिल्कुल उसके दिमाग में वो सब बातें चल रही थी कि शादी के 4 साल के बाद उसकी या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और उसने कहीं ना कहीं मेंटली उसको बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बना दिया कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया छत से नीचे फेंक के। द नेक्स्ट वन इज डिटोरिएटिंग मेंटल स्टेट। माया का डर और ऑब्सेशन विद द प्रोफेसी उसने उसे मेंटली अनस्टेबल कर दिया था और लास्ट में यही हुआ कि गौतम की डेथ हो गई। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक टाइटल। जो टाइटल है क्राई द पिकॉक, ये बहुत ही ज़्यादा सिंबलाइज कर रहा है नॉवेल से, क्योंकि पिकॉक से माया बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही है। जैसे पिकॉक रो रहा है, डांस कर रहा है रेन में अपने पार्टनर के लिए, वैसे ही कहीं ना कहीं माया भी तड़पती थी अपने पार्टनर के लव के लिए, उसकी केयर के लिए, उसके अटेंशन के लिए। नाउ द थीम्स ऑफ द नॉवेल आर द नॉवेल डेव्स इनटू द थीम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑन वीमेंस लाइफ। यानी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो था या जो उसके अंदर डर था, उसके अंदर एंजाइटी थी और
जो हमारे समाज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक औरत के लिए, वो अपना घर नहीं तोड़ सकती। वो चाहती तो वो डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से कि लोग क्या कहेंगे या वॉटेवर, उसने डिवोर्स नहीं लिया और क्या किया, उसका मर्डर ही कर दिया। क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ एलिनेशन, आइसोलेशन, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑन वीमेंस लाइफ। क्राई द पीकॉक में जो थीम्स एक्सप्लोर हुई हैं वो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जो भी एंजाइटी, जो फियर, जो डर उसके अंदर था माया के अंदर, और जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं लोगों की वीमेंस से कि वो उसको अपना घर चलाना ही है किसी भी तरीके से, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। माया चाहती तो वो गौतम से डाइवोर्स भी ले सकती थी, लेकिन उसने किसी न किसी वजह से वो डिवोर्स नहीं लिया और उसका मर्डर कर दिया। द नॉवेल delves into the Maya's emotional struggles, her troubled psyche, and her search for meaning in a loveless marriage and a life haunted by a childhood prediction of disaster. तो नॉवेल में पूरी तरीके से माया के जो इमोशनल सिचुएशंस हैं उन सबको डिस्कस किया गया है और लवलेस मैरिज को डिस्कस किया गया है और एक ऐसी लाइफ को डिस्कस किया गया है, मतलब जो चाइल्डहुड प्रेडिक्शन है उसका, उस फैक्ट को भी नॉवेल में दिखाया गया है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फीमेल सब्जेक्टिविटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल प्रेशर ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. Some other themes are female subjectivity and oppression. Next is marriage and relationships. The last one is the search for meaning and identity. With this, we have come to an end of this video. I hope so the video was helpful for you. Then don't forget to like, share and subscribe to my channel Subject Learners.